चेन्नई और बेंगलुरु का आईपीएल मैच चल रहा था और बूली और बंटू दोनों मैच देख रहे थे। बाहर जोरदार बारिश चल रही थी। मैच रोमांच से भरा हुआ था कि तभी अचानक उनके घर के पास एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई और एकदम से टीवी शॉक लगने की वजह से बंद हो गया। अरे ये क्या हुआ बंटू भाई? ये टीवी अचानक से बंद कैसे हो गया? लगता है टीवी को तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। अबे ये बदतमीजी मत कर साले। और ये बताइए कैसे हुआ? तुमने बाहर बिजली कड़कने की आवाज सुनी ना? ये इसी का नतीजा है भाई। लगता है बिजली तुम्हारे घर के पास ही गिरी है भाई, इसीलिए टीवी में शॉक लगा और बंद हो गया। लो बताओ, अब बिजली भी बिना टच किए झटके देने लगी। लेकिन ये हो कैसे सकता है भाई? अब वो तो सिर्फ हमारे आइंस्टीन फिजिक्स टीचर ही बता सकते हैं। दूसरे दिन दोनों ने अपने फिजिक्स टीचर को सारी बात बता दी और पूछा ये कैसे हुआ। तुम्हारी बात सही है बंटू, ये टीवी में शॉक लगने की वजह से बंद हो गया। अरे सर, पर ये कैसे हो सकता है? बिजली हमारे घर के ऊपर थोड़ी गिरी है। ये फैराडेस लॉ की वजह से हुआ। अरे ये क्या, फेराडेस लॉ? सर एक्सप्लेन इन मोर डिटेल प्लीज। आओ समझाता हूँ मैं। सन 1830 में माइकल फराडे ने लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पता चला। एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो उसने एक आयरन रिंग के दोनों साइड पर कंडक्टिंग कॉइल्स को जोड़ दिया था। प्राइमरी कॉइल को बैटरी और स्विच के साथ और सेकेंडरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। अब उसने जब स्विच ऑन किया तो उसने देखा कि प्राइमरी कॉइल के साथ साथ एक मोमेंट के लिए सेकेंडरी कॉइल में भी करंट फ्लो हुआ और फिर बंद हो गया। फिर जब उसने स्विच ऑफ किया तो फिर से एक मोमेंट के लिए सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो हुआ, फिर बंद हो गया। पर इस बार करंट की डायरेक्शन पहले से ऑपोजिट थी। अरे ये कैसे हुआ? सेकेंडरी कॉइल को तो बैटरी से जोड़ा ही नहीं। वह इसलिए क्योंकि जब कंडक्टिंग कॉइल में करंट फ्लो होता है तब वह कॉइल एक सोलेनाइड की तरह बिहेव करता है, जिससे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है। अब जब कॉइल में पहले स्विच को ऑन करते हैं तब शुरुआत में करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और फिर स्टेबल हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड्स भी पहले एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, फिर वो भी स्टेबल हो जाती है। इसी प्रकार से जब स्विच को ऑफ करते हैं तब करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड्स भी एक्सपोनेंशियली घटने लगती है। अब हम इसे यूं समझें तो एक्सपेरिमेंट में जब स्विच ऑन हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ और लगभग सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन रिंग के साथ सेकेंडरी कॉइल में पास होकर एक क्लोज्ड लूप क्रिएट किया और इसी कारण सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, जिससे कॉइल में एक मोमेंट के लिए करंट फ्लो हुआ। फिर जब स्विच को ऑफ किया तब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगा, जिससे सेकेंडरी कॉइल में फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ और एक मोमेंट के लिए करंट फ्लो हुआ। लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन पहले से ऑपोजिट मिली। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से करंट फ्लो हुआ। मतलब अगर हम किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी तरीके से चेंज करते हैं तो उस कॉइल में करंट जनरेट होता है। हाँ, सही कहा तुमने। और उस प्रकार से जनरेट करंट को ईएमएफ कहते हैं। वो हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। और इसे प्रूव करने के लिए फराडे ने और 2 एक्सपेरिमेंट किए। सर थोड़ा और ज्ञान दे दो हम जैसे अज्ञानी बालकों को। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने एक कंडक्टिंग कोइल को गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। फिर एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कोइल की तरफ रखकर स्पीड से उसकी तरफ मूव किया। तब एक मोमेंट के लिए कॉइल में करंट फ्लो हुआ। फिर जब स्पीड से मैग्नेट को कॉइल से दूर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो फिर से एक मोमेंट के लिए करंट फ्लो हुआ, लेकिन पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब लास्ट में थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने सेम वही कॉइल रखी, पर इस बार मैग्नेट के बजाय उसने एक दूसरी कॉइल ली जो बैटरी से कनेक्ट थी, जिसे सोलेनॉइड कहते हैं। फिर सेम बारी बारी से दोनों कॉइल को एक दूसरे के साथ मूवमेंट किया, तब भी सेम वही रिजल्ट मिला। इससे यह साबित हुआ कि जब हम किसी भी प्रकार से कंडक्टिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसमें करंट जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करते ही करंट की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वाह, क्या जबरदस्त समझ में आ गया फेराडेस लॉ। लेकिन सर ये बताइए कि इसकी वजह से बुल्ली के घर का टीवी कैसे बंद हो गया? अब उसके लिए तो तुम्हें सेकंड पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि नेचर में इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी और घटनाएं हैं जिसमें फैराडेस लॉ का यूज होता है। एक जरूरी अनाउंसमेंट, हम आगे आने वाले दिनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कई सारे टॉपिक्स इसी तरह 3D स्टोरीज में एक पूरी सीरीज लाने वाले हैं,
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सभी लोगों को शेयर कीजिए जो 11th और 12th साइंस में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।